दोस्तों आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी चंदू चैंपियन, जो कि एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। और ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम मुरलीकांत पेटकर नाम के एक बूढ़ी आदमी को अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन जाकर भारत के राष्ट्रगीत पर चीटिंग का केस करने को कहते हैं। तब वहाँ का इंस्पेक्टर सचिन कामले उनसे पूछता है कि राष्ट्रपति ने आपके साथ कौन सी चीटिंग करी है। जिस पर मुरलीकांत बताते हैं कि 40 साल पहले राष्ट्रपति ने मुझे अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा करी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे अवार्ड नहीं दिया है। और ये अवार्ड मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ। दरअसल कुछ समय पहले दूसरे गांव के खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जिसके बाद उस गांव के काफी विकास होने लगा। लेकिन मेरे गांव की हालत आज भी वैसे की वैसे ही है। ना रोड है और ना लाइट और ना ही टॉयलेट। इसलिए अब मुझे सरकार से अर्जुन अवार्ड चाहिए मेरे गांव के वास्ते। तब इंस्पेक्टर सचिन कहता है कि देखो काका, उस बात को 40 साल हो गए हैं और अब आपको अवार्ड कौन देगा। जिस पर मुरलीकांत का बेटा बोलता है कि कौन देगा मतलब, काशाभाऊ जाधव को भी तो अभी अवार्ड मिला है। वो बताता है कि काशाभाऊ जाधव स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक मेडल जीतने वाले व्यक्ति थे। फिर वो पुलिस वाला उनकी पूरी कहानी पूछता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम 1952 का सीन देखते हैं, जहां कराड़ स्टेशन पर काशाभाऊ जाधव की स्वागत हो रहा था, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए पहला ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उसी भीड़ में मुरली भी अपने बड़े भाई के कंधे पर बैठकर उनका स्वागत कर रहा था। तभी मुरली डिसाइड करता है कि वो भी इन्हीं तरह भारत के लिए मेडल लाएगा। फिर एक दिन मुरली के टीचर उससे पूछने लगते हैं कि तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो। तब मुरली कहता है कि मैं चैंपियन बनूंगा और ओलंपिक में मेडल लाऊंगा। ये सुनकर सभी लोग उसे चंदू चैंपियन कह के चिढ़ाने लगते हैं। और इसी के कारण उसके गांव के लड़कों की से भी उसकी लड़ाई हो जाती है कि तुम लोग मेरे सपनों पर हंसते हो क्यों। आखिर ये सब देखकर मुरली का बड़ा भाई उसे गणपत भाऊ के पास लेकर जाता है, जो कि एक कुश्ती अखाड़ा चलाया करते थे। फिर वही मुरली उन्हीं के पास कुश्ती सीखने लगता है। फिर कोई साल बाद मुरली ने उसी अखाड़े में बीता दिया थे। अब ना तो उसका पढ़ाई में मन लगता और ना ही वो अपने पिता की तरह टेलरिंग करता। अब एक रोज गणपत भाऊ अखाड़े में आकर अपने पहलवानों से कहते हैं कि पड़ोस वाले गांव में एक अमीर आदमी का लड़का है, जो कि मेरा भांजा लगता है। उसका नाम तगड़ू है। वो कल कुश्ती में उतरने वाला है और उससे तुम्हें लड़ना है, लेकिन उससे ना नहीं बल्कि जीतना है, ताकि उन लोगों की इज्जत बची रहे। अब ये बात सुनकर पहलवान लड़ने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके गांव में इज्जत है और नए पहलवान से हाल कर कर वो इज्जत अपने गांव में नहीं गंवाना चाहते थे। तब सारे पहलवान मुरली को तगड़ों से लड़ाने के लिए कहते हैं। असल में भले ही मुरली सालों से अखाड़े में रह रहा था, लेकिन अभी तक गणपत भाऊ ने उसे दाव पेच नहीं सिखाए थे। इसलिए उन्हें लगता है कि पक्का मुरली तगड़ से हार जाएगा। फिर अगले दिन मुरली अपने पिता से एक कुश्ती लड़ने की परमिशन ले रहा होता है, जहाँ कुश्ती का नाम सुनते ही उसके पिता उसे काफी मारते हैं और कहते हैं कि आज तेरी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। अगर तू उसमें पास हो गया तो तू कुश्ती लड़ने जा सकता है, और अगर नहीं हुआ तो मेरे साथ दुकान चलेगा। जिसके बाद ये दोनों स्कूल जाते हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि मुरली इस बार भी फेल हो गया है। लेकिन तब तक मुरली वहां से कुश्ती लड़ने के लिए भाग जाता है और फटाफट से कुश्ती के अखाड़े में पहुंचकर प्रतियोगिता में उतर जाता है। यहाँ आप आए सभी लोगों को विश्वास था कि आज तो तगड़ू ही जीतेगा, और वे मुरली के आने पर उसे चंदू चैंपियन करके चिढ़ाने लगते हैं। जिसे सुनकर मुरली को काफी गुस्सा आता है और वो अपने आप को प्रूव करने के लिए तगड़ू से उठाकर उसे फेंक देता है। अब ऐसा होता है, बाकी सबकी बोलती बंद हो जाती है और तगड़ू हार जाता है। जो देखते ही तगड़ू के पिता चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तूने अच्छा नहीं करा गणपत। मेरे नए पहलवान बेटे को तूने एक पुराने और बेहतरीन पहलवान से। लड़ाकू का पिता अपने आदमियों को मुरली को मारने के लिए कहता है। तब मुरली उन आदमियों से बचकर भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ने लगता है। उसी समय ट्रेन से एक कर्नल नाम का आदमी हाथ बाहर निकालकर मुरली को अंदर खींच लेता है। जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो मुरली की सारी कहानी जानने के बाद कर्नल कहता है कि अगर तुझे ओलंपिक में गोल्ड लाना है तो तुझे आर्मी ज्वाइन करनी होगी। हमारे मिल्खा सिंह जी ने भी यही करा था, और मैं भी बॉक्सिंग में भारत को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी आर्मी ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ। अब अगले दिन आर्मी की भर्ती होती है
जहाँ कर्नल के साथ मुरली भी पहुंच जाता है। और ये दोनों काफ़ी फिट थे, इसलिए आराम से इनका आर्मी में सिलेक्शन भी हो जाता है। फिर जीतने की भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी को ट्रेनिंग के लिए सिकंदराबाद भेजा जाता है, जहाँ उन्हें एक आर्मी ऑफिसर ट्रेनिंग देने लगते हैं और वो सभी लोगों को नमूना कहकर बुलाते हैं। अब काफ़ी दिनों की ट्रेनिंग लेने के बाद सभी लोग काफ़ी अच्छे सोल्जर बन जाते हैं। और एक रात मुरली सभी लोगों को बताता है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर ही रहूंगा और अपने भारत का नाम ऊंचा करूंगा। ये सुनते ही सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और अब ऐसा मुरली के साथ पहली बार तो नहीं हो रहा था। तो सबकी हंसी सुनकर मुरली को बहुत गुस्सा आता है और वो झगड़ा करना शुरू कर देता है। तभी वहां पर आर्मी ऑफिसर आ जाते हैं जो ये सब देख लेते हैं और वो मुरली को सजा के रूप में भारी बारिश में घर वापस जाने के लिए कहते हैं। तब मुरली कहता है कि सर, मैं घर वापस नहीं जा सकता, पहले मुझे अपना सपना पूरा करना है, भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना है, वो भी ओलंपिक्स में, और मैं कुश्ती से गोल्ड मेडल लाकर रहूंगा। तो वो ऑफिसर बताता है कि वो खेल तो अभी उसमें शामिल ही नहीं है। हालांकि मुरली की आंखों में इतना आत्मविश्वास देखकर ऑफिसर उसे सुबह 6 बजे बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में मिलने को कहते हैं। फिर अगली सुबह मुरली वहां पहुंच जाता है और ऑफिसर उसे टाइगर अली नाम के आदमी से मिलाते हैं, जो कि एक बॉक्सिंग ट्रेनर है। तब ऑफिसर बताता है कि ये नया खिलाड़ी है और मुरली कहता है कि मैं पहले पहलवानी करता था, लेकिन अब मुझे ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए बॉक्सिंग करनी है। तब टाइगर कहते हैं कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जब मन करा खेलना शुरू कर दिया, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये, बॉक्सिंग, तुम यहाँ से चले जाओ। तब मुरली टाइगर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता लगता है कि मुझे एक मौका दे दीजिए। तब टाइगर कहता है कि तुझे हमारे एक बॉक्सर से लड़ना पड़ेगा, अगर तूने उसे 1 मिनट के अंदर एक भी पंच मार दिया तो मैं तुझे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद मुरली उस आदमी से बॉक्सिंग करने लगता है और आखिरी बचे 5 सेकंड में वो उसे पंच मार देता है, जिसमें उसकी मदद कर्नल ने की थी। फिर अगले दिन से मुरली की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और टाइगर अली मुरली को छोटा टाइगर नाम दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऑफिसर की तरह मुरली की आंखों में अपने गोल के प्रति एक जुनून देख लिया था, जिसके बाद वो उस पर काफी ध्यान भी देने लगे थे। और काफी दिनों की ट्रेनिंग के बाद मुरली बॉक्सिंग में काफी अच्छा हो गया था और उसने काफी फाइट भी जीत ली थी, जिसके बाद उसका जापान के समर ओलंपिक यार्ड में सिलेक्शन हो गया था। फिर अगले दिन उन्हें जापान निकलना था। वह सभी प्लेन में जाने वाले थे। अब प्लेन में चढ़ते समय मौसम काफी खराब दिख रहा था और बिजली भी कड़क रही थी। तो मुरली को लगता है कि ये प्लेन उड़ते ही फट जाएगा, इसलिए वो डर के मारे टाइगर के पास जाकर कहता है कि सर, हम कल चले जाए क्या? जिस पर टाइगर कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, कल सुबह नाश्ता करके चलेंगे, ये एयर इंडिया अपने बाप का ही तो है। फिर वो उसे डांट कर प्लेन में बिठा देते हैं और अब प्लेन के स्टार्ट होते ही मुरली डर के मारे खुद को चिल्लाने लगता है और उसका डर देखकर बाकी लोग भी चिल्लाने लगते हैं। फिर जैसे प्लेन हवा में उड़ता है तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद अब जापान में पहुंचने के बाद वहाँ ही सभी टीमों का आपस में गेट टुगेदर हो रहा था। तब टाइगर अली मुरली और कर्नल को एक लड़के से मिलाते हैं, जिसका नाम नैन तारा होता है और वो एक जर्नलिस्ट होती है। आप पहली बार किसी लड़की को देखकर मुरली काफी खुश हो जाता है। फिर अगले दिन से टाइगर अली मुरली को सभी आई टीमों में प्रैक्टिस के दिखाते हैं, उनकी कमजोरी और ताकत के बारे में बताते हैं, जिसके बाद मुरली का पहला मैच होता है और वो बड़ी आसानी से जीत जाता है, क्योंकि उसकी तैयारी काफी मजबूत थी। फिर उसी तरह वो कई सारे मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, जिसे देखकर नैन तारा हैरान हो जाती है और वो मुरली का इंटरव्यू लेने के लिए कहती है। तब टाइगर अली इंटरव्यू देने से मना करते हैं और कहते हैं कि हमें युगांडा का अगला मैच देखना है, जो मुरली से कल लड़ेगा। लेकिन मुरली टाइगर अली की बातें नहीं मानता और नैन तारा को इंटरव्यू देने चले जाता है, क्योंकि वो तो उसी पर फिदा हो गया था। अब इधर टाइगर अली अकेला बैठकर युगांडा वाले प्लेयर का पूरा मैच देखता है और शाम को मुरली के आने पर उसे कहता है कि तुझे इसका मैच देखना चाहिए था। अगर कल के मैच में तेरी जरा सी भी नजर हटी तो ये युगांडा का प्लेयर तेरा वो बुरा हाल करेगा जिसे मैं तुझे बता भी नहीं सकता। अब अगले दिन मुरली का मैच युगांडा के सबसे खतरनाक प्लेयर के साथ होता है, जो कि सभी अभी तक किसी से भी नहीं आ रहा था। और हम यहाँ देखते हैं कि मुरली बार बार नयन तारा को ही देखे जा रहा था, जिसके उसका फोकस बॉक्सिंग मैच में काफ़ी कम था और इस चीज़ को टाइगर अली भी नोटिस कर लेता है। इसके बाद पहला राउंड जैसे तैसे पूरा हो जाता है
और दूसरे राउंड में युगांडा का प्लेयर मुरली को ऐसा पंच मारता है जिससे मुरली नॉकआउट हो जाता है और वो मैच ये हार जाता है। अब मुरली का सपना चूर चूर हो जाता है, जिसके बाद उसकी जम्मू में पोस्टिंग हो जाती है। यहाँ टाइगर अली और कर्नल भी होते हैं, पर टाइगर अली ने मुरली से कई महीनों से बात नहीं करी थी। फिर एक दिन मुरली भागता हुआ टाइगर अली के पास आता है और कहता है कि सर, मेरा ओलंपिक्स में सिलेक्शन हो गया है और मैं पूरे एशिया में मेरी रैंक नंबर 1 आई है, क्योंकि युगांडा का प्लेयर तो अफ्रीका से था। जिस पे टाइगर अली कहते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन अब मैं तुझे ट्रेनिंग नहीं करूंगा। मुरली कहता है कि सर, इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी, आप एक मौका तो देख कर देखिए। तब टाइगर बताता है कि मेरा भी सपना था कि ओलंपिक्स खेल कर भारत के लिए मेडल लाऊंगा, लेकिन मैं वो पूरा नहीं कर पाया। फिर मैं तुझे देखा, तेरे जज्बे को देखा और उसे देखकर ऐसा लगा कि तेरी मैं हेल्प करूं तो तू देश के लिए मेडल ला पाएगा और मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन तू भी ठोस निकला। तभी वहाँ दुश्मन सेना अटैक कर देती है और फाइटर जेट्स सभी सोल्जर पर फायरिंग करने लगती है, जिसे मुरली का पक्का दोस्त कर्नल मारा जाता है और टाइगर अली काफी घायल भी हो जाते हैं। तब मुरली उन्हें एक सेफ जगह लेकर जाता है और वह दोबारा दुश्मनों पर फायरिंग करने लगता है। तभी उसे भी गोली लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर इसके 2 साल बाद 1967 में उधमपुर आर्मी हॉस्पिटल में मुरली की आंखें खुलती है और उसे देखने एक ब्रिगेडियर साहब आए हुए होते हैं। वो डॉक्टर से मुरली के बारे में पूछते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं कि सोल्जर को 9 गोलियां लगी थी, जिसमें से हमने 8 गोली तो निकाल दी है, लेकिन एक गोली अभी भी उसके शरीर में है, जिस वजह से वो अपनी टांगे हिला तक नहीं सकता। फिर ब्रिगेडियर मुरली के पास जाते हैं तो मुरली उनका गला पकड़ लेता है, जिसे ब्रिगेडियर छुड़ा तक नहीं पा रहे थे। दरअसल मुरली को ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान के कब्जे में है और वो उसके सामने पाकिस्तान की आर्मी खड़ी है। तो ब्रिगेडियर उसे झंडे की तरफ हाथ दिखाकर इशारा करते हैं कि वो इंडिया में है। तब जाकर मुरली उनका गला छोड़ता है और ब्रिगेडियर कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे हाथ में काफी दम है। फिर ब्रिगेडियर मुरली को एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, जहां उसकी 9वीं गोली निकालने का ऑपरेशन करा जाएगा। यही उसकी मुलाकात एक तपस नाम के आदमी से होती है, जो उसे कहता है कि अगर हॉस्पिटल में तुम्हें कुछ भी काम करवाना हो तो मुझे बता देना, और हाँ, अगर तुम्हें जुए में पैसे लगाने हो तो वो काम भी मैं कर देता हूँ। फिर मुरली का ऑपरेशन भी हो जाता है और उससे मिलने उसकी माँ और बड़ा भाई आए होते हैं। तब मुरली को पता लगता है कि उस ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ है, वो गोली अभी भी उसकी रीढ़ की हड्डी में अटकी हुई है, जिस वजह से वो अब कभी भी चल नहीं पाएगा। ये सुनकर मुरली काफी रोने लगता है। फिर हम मुरली और उसके बड़े भाई को अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहां उसका बड़ा भाई कहता है कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और अब वो तुम्हें स्विमिंग करने की सलाह दे रहे हैं, जिससे तुझे जल्द से जल्द चलने की और तू रिकवर भी हो जाएगा। तेरे लिए स्विमिंग करना अच्छा रहेगा। लेकिन मुरली कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ घर चलना है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। तब उसका बड़ा भाई कहता है कि यहाँ पर तेरा सभी ध्यान रखने वाले हैं, मगर घर पर तेरा ध्यान रख कौन रख पाएगा। मैं और पिताजी तो दुकान चले जाते हैं और माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो तुझ पर ध्यान कैसे दे पाएगी। अब ये बात मुरली समझ जाता है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जाता। हालांकि अपने घर वालों के जाने के बाद वो काफी ज्यादा रोता है और इसके बाद मुरली को अपनी लाइफ जीने में कोई मजा नहीं रहा था। फिर एक दिन मुरली का बर्थडे होता है और तपस कहता है कि आज तुझे क्या चाहिए मुझे बता दे, मैं लाकर दूंगा। तब मुरली तपस से दारू की बोतल मांगता है और तपस रात को मुरली को हॉस्पिटल से बाहर ले जाकर एक पेड़ के नीचे दारू पिलाने लगता है। फिर तपस उसे जुए के बारे में बताता है, तो मुरली अपने पास रखे सारे पैसे दे देता है और कहता है कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान मेरा कितना साथ देते हैं। जाओ, ये सारे पैसे इक्की दुक्की टिक्की पर लगा के आओ। ये सुनकर तपस कहता है कि आज तक ये नंबर किसी का भी नहीं आया है। तो मुरली कहता है कि वही तो मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान मेरा साथ है या नहीं है। फिर तपस के जाते ही मुरली नींद की 30 गोलियां दारू के साथ गटक जाता है, क्योंकि उसने क्योंकि उसने सुना था नर्स के मुंह से कि ऐसा करने पर किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। उधर तपस ने मुरली के बताए नंबर पर पैसे लगा दिए होते हैं और उसकी लॉटरी भी निकल जाती है। वो 100 रुपए का 40,000 रुपए बना लेता है। जिसके बाद वह जल्दी से मुरली के पास आता है, तो मुरली यहाँ बेहोश पड़ा होता है। तब तपस उसे किसी तरह से उठाता है और उठते मुरली उल्टी कर देता है, जिस वजह से सारी गोलियां बाहर आ जाती है और मुरली की जान बच जाती है। अब इसी दिन से मुरली तय कर लेता है कि वो जिंदा रहेगा। फिर उसके बाद वो स्विमिंग सीखने लगता है और एक दिन वहाँ टाइगर आ जाते हैं
जिसे देखकर मुरली काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि टाइगर अली भी उस वॉर में शहीद हो चुके हैं। जिसके बाद टाइगर अली मुरली से बात करते हैं और उसे उसके सपने के बारे में याद दिलाते हैं कि तेरा सपना था ओलंपिक में गोल्ड लाने का। अब चाहे वो किसी भी खेल में क्यों ना हो, फिर चाहे वो पैरालंपिक में के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तूने उन कहानियों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा कि एक लड़की के हाथ नहीं थे, फिर भी वो गोल्ड मेडल ले आई थी। अगर वो गोल्ड मेडल ला सकती है, तो हम भी गोल्ड ला सकते हैं। ये सारी कहानी सुनकर मुरली अगले दिन से स्विमिंग की कड़ी ट्रेनिंग करने लगता है, क्योंकि अब उसे बस पैरालंपिक में जाना था और टाइगर अली उसे ट्रेन कर रहे थे। अब उसके कुछ दिनों बाद स्विमिंग करने के बाद भी उसकी टाइमिंग में कुछ ज़्यादा असर नहीं दिखता। तब टाइगर अली मुरली की स्विमिंग के लिए थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज कराने लगते हैं, जिसके बाद मुरली की टाइमिंग सुधर जाती है और अब मुरली पैरालंपिक खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों पैरालंपिक खेलने के लिए जर्मनी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर टेररिस्ट अटैक कर देते हैं, तो जर्मनी की सरकार पैरालंपिक कहीं और शिफ्ट करवा देती है। फिर ये दोनों वहाँ भी पहुँच जाते हैं, जहाँ मुरली का पहला स्विमिंग मैच होता है, जिसमें 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें से मुरली को टॉप 4 में आना था, तभी वो आगे के राउंड खेल पाएगा। फिर मुरली अपनी पूरी जी जान लगा के स्विमिंग करता है और किसी तरह से टॉप 4 में पहुंच जाता है। अब अगले मैच में मुरली को टॉप 3 में आना था, लेकिन बाकी प्लेयर्स उससे काफ़ी तेज स्विमिंग कर रहे थे। मगर फिर भी मुरली किसी तरह से पूरी जी जान लगाकर टॉप 3 में आ गया, जिसके कारण वो फाइनल में पहुंच जाता है। अब अगला मैच फाइनल होता है, जिससे स्विमिंग करते समय मुरली को अपने फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जहां सब लोग उस पर हंस रहे थे। कोई उसे चंदू चैंपियन कह के चिढ़ा रहा होता है, तो कोई उस पर पत्थर मार रहा होता है। ये सब याद आने पर मुरली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो काफी तेज स्विमिंग करता हुआ इस मैच को जीत जाता है और यहीं पर आज उसका सपना पूरा हो जाता है, जो देखकर टाइगर अली बहुत खुश होते हैं, जिससे वो भारत के लिए पैरालंपिक में गोल्ड जीत गया था। अब ये खबर सुनकर पूरा देश काफी खुश हो जाता है, क्योंकि मुरली पहला व्यक्ति था जो भारत के लिए पैरालंपिक में गोल्ड लाया था। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां मुरली की पैरालंपिक में गोल्ड लाने वाली बात किसी को भी पता नहीं होती। यहाँ तक कि ये बात रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं थी, जिस वजह से मुरली को अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता। अब ये कहानी सुनने के बाद इंस्पेक्टर सचिन कामले मुरली की मदद करना चाहता था, इसलिए वो मुरली की सारी बातें एक जर्नलिस्ट को बता देता है। तब जर्नलिस्ट मुरली के ऊपर रिसर्च करके उसके बारे में बता लेती है और फिर वो अखबार में मुरली पेटकर के बारे में छानबीन करती है, जिस वजह से मुरली के बारे में पूरे देश को पता चल जाता है। फिर एक दिन कुछ सरकारी आदमी मुरली पेटकर के पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपको अर्जुन अवार्ड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम आपको राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। जो सुनकर मुरली काफी खुश हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।